जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हम फंडामेंटल राइट्स का पहला पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम फंडामेंटल राइट का सेकंड पार्ट देखेंगे। आप लोगों के जो डाउट आए हैं उस डाउट को सोल्व किया जाएगा, और इस वीडियो को आपने जितना प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अब आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकैप ले लेते हैं इसका, जो हमने पीछे देखा था थोड़ा जल्दी से रिकैप लेंगे, और उसके बाद में फिर हम आज का जो आर्टिकल है 20 उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रो देखा था, इसका आर्टिकल देखा 12 to 35, और पार्ट देखा था हमने। और पार्ट के बाद हमने ये देखा था कि ये हमने यूएसए से बोरो किया है। अब यूएसए में इसको क्या बोलते थे वो आपको कमेंट करके बताना है। और आपको ये पता है कि अगर फंडामेंटल राइट का वोलेशन होगा तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, ये अपना इंट्रो पार्ट है। उसके बाद में हमने देखा कि 6 फंडामेंटल राइट हैं, और 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो मैंने आपको एक फंडामेंटल राइट बताया था जो एक 7th फंडामेंटल राइट से पहले, जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो चुका है, ये आपको मैंने लास्ट पार्ट में बताया था। और इसके अंदर हमने ये देखा था कि ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट हुआ है। ईयर मैंने बताया था, ईयर आप कमेंट करके बताएंगे ईयर क्या है, क्या आएगा इसमें। और किस पार्टी ने डिलीट किया था? जनता पार्टी ने डिलीट किया था। और मैंने आपको ये भी बोला था, मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, तो उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होगा, क्या आर्टिकल होगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब हम ये देख लेते हैं जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वेलिटी, तो जिसका आर्टिकल आता है 14 to 18। और राइट टू फ्रीडम जिसका आर्टिकल आता है 19 to 22, एंड दैट इज 23 24। और ये अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 to 28, और ये 29 और 30। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आपको आसान लग रहा होगा। जिसने भी नहीं देखी है ये पहले पार्ट की वीडियो, वो देख ले, थोड़ा अच्छा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमने देखा था राइट टू इक्वेलिटी, तो राइट टू इक्वेलिटी में इक्वेलिटी बिफोर लॉ देखा था। ये इंग्लैंड से ओरिजिनेटेड कॉन्सेप्ट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से ओरिजिनेटेड है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? आपके लिए क्वेश्चन है कि इन दोनों में से, जैसे कि जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें रिजर्वेशन को जस्टिफाई कौन सा कॉन्सेप्ट करता है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद में आर्टिकल 15 देखा कि किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ पे। फिर उसके बाद में आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सभी को समान अवसर मिलेंगे। अब आपका डाउट क्या था कि पहले फीमेल को, वुमेन को क्या कर रखा था, इनकी एंट्री नहीं थी किसमें, एनडीए एग्जाम में। आपका ये क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, दैट इज द वोलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 एंड 16, बिल्कुल आपने सही बोला है। ठीक है, अब आप ना इसके अंदर और आर्टिकल भी डाल सकते हो, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी आप उसके अंदर और आर्टिकल भी डाल सकते हो। पर अब आपको मैं केस ही बता देता हूं। एक केस था कुस कालरा करके केस आया था, कुस कालरा करके केस आया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में। इसमें फीमेल्स की एंट्री को लेके बोला गया था। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल ये वोलेशन है आर्टिकल 14 और 16 का। इससे पहले एक केस बबीता पूनिया केस आ चुका था। तो अब हमारा काम क्या है कि ठीक है, 2021 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, और अब इनकी एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आपको पता है 2021 के केस के बाद। ये आपका डाउट था, अच्छा लगा आपने ऐसा डाउट पूछा, समझा इस क्वेश्चन को। और आपके जो भी डाउट होंगे आप वो पूछ सकते हो, कमेंट किया जाएगा उस पर। ठीक है, अब एक आर्टिकल आता है दैट इज आर्टिकल 17, जिसका नाम है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी एक एब्सोलूट राइट है। एब्सोलूट का मतलब समझ गए ना? मैंने आपको बोला था कि इसमें सर कोई इफेंट बट नहीं चलेगा, कि अगर मगर कुछ नहीं चलेगा। इसमें एब्सोलूट है। अगर आप किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी को प्रोफेस करते हो, बोल के, साइन से, किसी भी तरीके से, तो ये वोलेशन है, ये एक अपराध भी माना जाएगा। ठीक है, ये अपराध है एक। ठीक है, तो आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस ना करें, सिविक सेंस है आप में। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप और लोगों को भी एनलाइटन करो। अब उसके बाद में एक अगला आर्टिकल आता है दैट इज अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स में 2 टाइटल छोड़ दिए थे, मिलिट्री और कौन सा टाइटल था यहां पे आप बता देंगे, मिलिट्री और कौन से टाइटल को
बोला गया था एक्सेप्शन में, ठीक है। हाँ, अब आर्टिकल 19 जो हमने देखा था, अब आर्टिकल 19 के क्लोजेस देखे थे, 19 क्लोज ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। तो अब आपको स्टोरी सुनाई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपने पहले बोलना सीखा, बोलना सीखने के बाद फिर आप क्या हुए, आप मिले तो फिर आपने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद आप ट्रैवल करने निकल गए, और फिर आप वहां जाके सेटल हो गए, और सेटल होने के बाद आपने कोशिश की थी कि आप अपना राइट टू प्रॉपर्टी ले लें, बट राइट टू प्रॉपर्टी तो डिलीट हो चुका है मेरे भाई। और अब आप अपना कोई काम कर रहे हो वहां पे, राइट टू प्रोफेस एनी ऑक्यूपेशन। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसका कमेंट करेंगे। इन जो भी पार्ट है 19 ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है, इनके अंदर से आप मुझे ये बताएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए इसमें से कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। हिंट दे देता हूं, चलो शुरू के 3 आर्टिकल बता दिया आपको, शुरू के 3 बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको इसका आंसर करना है। आज हम आर्टिकल 20 से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट टू इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। आज हम इस आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे हम इसको डिटेल्ड, ठीक है। अब देखो, अब ये जो आर्टिकल 20 बोलता है, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। अगर आप किसी अपराध के अंदर कन्विक्ट हो चुके हो, ठीक है, आपके ऊपर वो अपराध लग चुका है, अब आप कन्विक्ट हो गए, तो इसके अंदर आपको क्या क्या राइट्स मिलेगा, क्या प्रोटेक्शन मिलेगी। तो मैं आपको ये डिटेल्ड बता रहा हूं। इसका 20 का एक क्लोज 1 होता है, एक क्लोज 2 होता है, और एक क्लोज होता है 3। 20 क्लोज 1 क्या बोलता है? 20 क्लोज 1 बोलता है एक्सपोस्ट फैक्टो लो, एक्सपोस्ट फैक्टो लो। अब ना मैं आपको बिल्कुल एक केस कंसीडर करेंगे और उससे समझेंगे, पर आप लोग माइंड में ये पैनिक ना कर जाएं हिंदी मीडियम के बच्चे कि ना एक्सपोस्ट फैक्टो लो लिख दिया तो अब समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो, एक्सपोस्ट फैक्टो लो को एक केस से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है ए, ठीक है। अब ए पर्सन ने किसी पर्सन के फैमिली पे अटैक कर दिया, ठीक है, या उसने कोई मर्डर कर दिया, कोई भी क्राइम आप अपने माइंड में सोच लो, उसने कोई क्राइम कर दिया। अब उसने कोई क्राइम किया तो उसकी पनिशमेंट क्या है? उसकी पनिशमेंट है 5000 फाइन है, या 10 इयर्स की जेल है, उसको इंप्रिजनमेंट है, ठीक है। और जो इसने ये क्राइम किया, ए पर्सन ने जो ये क्राइम किया, ये सुबह 6 बजे किया, और उस टाइम पे लो ये है कि अगर कोई ये क्राइम करता है, जो भी XYZ आपने क्राइम सोचा, उसकी पनिशमेंट 5000 रुपीज है, या 10 साल है, दोनों भी हो सकती हैं। पर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 6:30 AM पे वो लो चेंज हो गया, क्या लो चेंज हो गया? जैसे कि उसने जो भी क्राइम किया, अब वो जो क्राइम करेगा कोई भी पर्सन आगे, तो उसमें क्या कर दिया कि अगर कोई भी पर्सन ये क्राइम करता है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी उसको बढ़ा के इतना कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि वो पनिशमेंट ये वाली उस पे वैलिड होगी ए पर्सन पे जिस टाइम पे उसने क्राइम किया था, या 6:30 वाली वैलिड होगी? तो मेरे भाई वैलिड होगी कौन सी? ये 6 AM पे इसने जो क्राइम किया था, ठीक है, 6 AM पे उसने जो क्राइम किया था वो उस पे वैलिड होगी, ठीक है। हार्श पनिशमेंट कभी भी वैलिड नहीं होगी। मतलब कि अगर एनडीए आपको ये ऑप्शन दे दे रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैकडेट इफेक्ट नहीं चलेगा इसके ऊपर, ठीक है, बैकडेट इफेक्ट नहीं चलेगा मेरे भाई। अब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ही पीछे वाला लागू हो जाएगा। या फॉर एग्जांपल आपने 6:30 AM पे किया है और पनिशमेंट अब ये पहले ये थी, तो ये नहीं होगा कि पहले वाली लागू होगी, जो अभी एट प्रेजेंट है वही आपके ऊपर वैलिड होगी। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ, एक पॉइंट और एड ऑन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा हुआ है, अगर मैं इस पनिशमेंट को कम हार्श कर देता, मतलब कम कठोर होती, यहाँ पे 2000 रुपए होते और 2 साल जेल होती, तो कौन सी वैलिड होती? कम हार्श वाली वैलिड होती, कम हार्श कम कठोर वाली वैलिड होती उस पे। तो ये आर्टिकल 20 क्लोज 1 है। 20 क्लोज 1 बोलता है कि आपने जिस टाइम पे, सिंपल भाषा में क्या है, सिंपल लैंग्वेज में क्या है, कि आपने जिस टाइम पे जो ऑफेंस किया है तो उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी वही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 20 क्लोज 2। आर्टिकल 20 क्लोज 2 समझे आप? आर्टिकल 20 क्लोज 2 में बोलता है, देखो यहां पे मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं पहले, राइट अगेंस्ट, ठीक है। मतलब कि आपके साथ ये काम नहीं हो सकता, एक्सपोस्ट फैक्टो लो नहीं हो सकता आपके साथ। राइट अगेंस्ट क्या हो गया? डबल जियोपार्ड। मतलब कि डबल जियोपार्ड का मतलब समझाता हूं मैं आपको, 1 मिनट 1 सेकंड।
देखो, डबल जियोपार्ड का मतलब क्या होता है? डबल जियोपार्ड का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो उस ऑफेंस के लिए आपको दो बार कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये नहीं कि एक बार पनिशमेंट दे दी, फिर दोबारा ट्रायल हो रहा है, फिर पनिशमेंट मिल रही है। आपको एक बार ही एक ऑफेंस की पनिशमेंट दी जाएगी। इसको इतना सिंपल रखें, जहां तक क्लियर है। उसके बाद में आर्टिकल 20 इसके अंदर लिखा हुआ है सेल्फ इंक्रीमिनेशन। क्या लिखा हुआ है? सेल्फ इंक्रीमिनेशन। ठीक है, एक सेकंड, सेल्फ इंक्रीमिनेशन के बारे में बात करेंगे अब हम। अब सेल्फ इंक्रीमिनेशन जो है, सेल्फ इंक्रीमिनेशन, अब इसके अंदर यह बोला हुआ है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक केस स्टडी अभी स्टार्टिंग में बताई थी, इसमें किसी पर्सन ने किसी को मार दिया या कोई भी आपने क्राइम सोच लिया था। अब इस ए पर्सन ने कोई भी क्राइम किया है XYZ, ठीक है, इसने मारा है, कुछ भी किया है। अब कोई एविडेंस नहीं है। जब ये मार रहा था तो ना कोई कैमरास थे, ना कोई पर्सन था वहां पे। अब पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो ना इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको, आपके अगेंस्ट अगर आप कन्विक्ट हो चुके हो और आपके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं है, तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि भाई मैं गवाही, मैं खुद की गवाही दे दूंगा। ये मतलब कि आपको फोर्स नहीं किया जाएगा अगर आपकी विल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को मार दिया, अब आपको लगता है कि यार मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आपको अंदर से ऐसा लगा है कि यार मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत खराब लग रहा है आपको, ठीक है, तो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। बट आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। भले ही सबको पता हो कि आपने मर्डर किया, बट एविडेंस नहीं है, तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेट कर लोगे, आप खुद ही मान लोगे कि हाँ मैंने किया, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, जहां तक मेरी बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। उसके बाद में 20(3) के बाद में हम आगे चलेंगे 21 पे, बट एक बार मैं रिपीट करता हूं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में मैंने आपको बताया कि पनिशमेंट कौन सी आपके ऊपर लागू होगी, ठीक है, किसी पर्सन पे लागू होगी अगर वो कन्विक्ट होता है। डबल जियोपार्ड में किसी एक पनिशमेंट की आपको दो बार सजा नहीं मिलेगी, सिंपल वर्ड में समझे। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है तो आपको सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अब आप एक बात और ध्यान से सुने। आप फॉर एग्जाम्पल किसी को डिटेन कर लिया गया है, मतलब कि किसी अपराध में, और जेल वेल में डाल दिया। अब पुलिस ने लिखवा लिया कि ठीक है, और आपने लिख भी दिया, आपने खुद ही लिख दिया कि ना सर हाँ मैंने है ना इसको मारा था, ये या क्राइम मैंने जो किया था। अब आप ना कोर्ट में जाके अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दो, कोई इशू नहीं है। मतलब कि जो पुलिस स्टेशन में आपने जो भी अपनी स्टेटमेंट लिखाई है वो वैलिड नहीं होती, आपको पता है अच्छे तरीके से। जिसको नहीं पता था उसको पता चल गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 है। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 20 के बाद आर्टिकल 21 पे। बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत बड़ा राइट है ये। आर्टिकल 21 बहुत बड़ा राइट है, ठीक है, बहुत बड़ा डिराइव्ड राइट है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब राइट टू लाइफ का मतलब है आपको जीने का अधिकार है, आपको अपनी पर्सनल लिबर्टी है। अब एक बात बता देता हूं मैं आपको, अगर वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के बारे में आपको, जैसे कि ये लिख दे राइट टू प्राइवेसी, लिख दे राइट टू स्पीडी ट्रायल, लिख ले स्पीडी ट्रायल, ठीक है, और इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट लिख दे। वो ये बोल दे कि क्लीन इन्वायरमेंट, भाई AQI का मतलब पता है ना आपको, ठीक है। अब ना राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब होता है कि यार मतलब कि कोई आपको क्या नहीं देख रहा, मतलब कि आप कहीं भी रह रहे हो तो कोई आपको ऐसा नहीं कर रहा कि आपका पीछा कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, तो वो आपकी प्राइवेसी को या आपकी इमेजेस देख रहा है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 21 का वोलेशन है। स्पीडी ट्रायल का मतलब है कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया तो कोर्ट में उसका स्पीडी ट्रायल होगा। मतलब कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसको बहुत दिनों तक डिटेन रखा हुआ है और कोर्ट में ट्रायल ही नहीं हो पा रहा है। एक स्टेटमेंट सुनी होगी, जस्टिस डिले मींस जस्टिस डिनाई। अगर आप डिले कर रहे हो तो जस्टिस देने से ही मना कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो। उसके बाद में क्लीन इन्वायरमेंट, तो ऐसी चीजें जो आएंगी वो आर्टिकल 21 में आती है। अब आर्टिकल 21 को समझें, बहुत बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 के बाद दूसरा ड्राइव राइट कौन सा है? आर्टिकल 19, ठीक है। अब मेरी बात सुने ध्यान से। राइट टू लाइफ में मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। राइट टू लाइफ में अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है तो ये भी एक ऑफेंस है, अपराध है, ठीक है। सुसाइड करना भी एक ऑफेंस है, आप अपनी लाइफ भी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उस पर्सन ने सोचा कि सुसाइड करना है मेरे को, और सुसाइड करने के लिए उसने सारे अपने प्रबंध कर लिए। अब क्या होता है कि पंखा टूट गया है, जो पॉइजन लेके आया था वो ठीक है नहीं किया उस पे वर्क, है ना, और वो बच गया, तो पुलिस उसको डिटेन कर सकती है, क्योंकि आप अपनी लाइफ खुद भी नहीं ले सकते, आप अपनी लाइफ खुद भी नहीं ले सकते। और वैसे सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन भाई, है ना, आपको पता है कि इतने कमजोर तो नहीं हो आप, ठीक है। हाँ, सुसाइड एक ऑफेंस है, पता चल गया हमें। आगे अब ना राइट टू लाइफ का भी एक्सेप्शन है।
देखो आर्टिकल 17 इज द एब्सोल्यूट राइट, जिसमें हमने कोई इफ एंड बट नहीं देखा, बट आर्टिकल 21 का इफ एंड बट क्या है? अगर आर्टिकल 21 बोलता है, जैसे कि मैंने आर्मी लिखा है, मतलब कि डिफेंस लिख सकते हैं हम, मैंने आपको आर्मी लिख के बता दिया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए। अब ना इन लोगों के पास राइट टू लाइफ या तो कंप्लीटली इनका रिस्ट्रिक्ट होगा या पार्सली रिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब कि रिस्ट्रिक्ट का मतलब है रोका हुआ होगा, मतलब कि इनके पास राइट टू लाइफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंडीशन हो चुकी है क्रिएट वॉर की, अब ना कोई भी आर्मी पर्सोनल ये बोल दे कि सर मैं तो वॉर में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो राइट टू लाइफ है, वो डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, वो डिनाई नहीं कर सकता। तो आप ये बोल सकते हो कि उसके पास राइट टू लाइफ नहीं है। पुलिस है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई सिविल वॉर हो गया, सिविल वॉर का मतलब होता है कि किसी एरिया में लड़ाई वड़ाई हो गई और किसी भी बेस पे हो गई, रिलीजन के बेस पे हो गई, कास्ट किसी भी बेस पे हो गई है, ठीक है। अब पुलिस ये नहीं बोलेगी कि सर वो मार देंगे, पत्थर वत्थर मार रहे हैं, उनको जाना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 21 का भी एक्सेप्शन बता दिया मैंने आपको, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आर्टिकल 21 आपको पर्सनल लाइफ और लिबर्टी देता है, प्राइवेसी इसके अंदर आएगी, ठीक है, और सुसाइड अटेम्प्ट करना एक ऑफेंस है। जहां तक क्लियर है सभी लोगों को? आपके कोई भी डाउट आए आप कमेंट करें, बिल्कुल उसका आंसर किया जाएगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 21 क्लोज ए। देखो यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है? आर्टिकल 21 ए है, तो आर्टिकल 21 क्लोज ए कब ऐड किया गया? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया। एक क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया। अब देखो पढ़ लेते हैं एक बार इसको कि क्या बोला गया है, कि इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के बारे में बोली गई है, और किस एज के बच्चों को? 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। अब देखो एक अगला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या क्रिएट हो जाना चाहिए भाई, ये एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब होता है कि ये प्राइमरी एजुकेशन देने के बारे में प्रोमिस करता है, ना कि सेकेंडरी एजुकेशन देने के बारे में प्रोमिस करता है। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि प्राइमरी एजुकेशन का प्रोमिस करता है या सेकेंडरी का, तो आप क्या बोलोगे? प्राइमरी का। जहां तक क्लियर है? और 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड को आर्टिकल 21 क्लोज ए है ये। जहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम। अब ये जो आर्टिकल आएगा आर्टिकल 22, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। देखो कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, आप स्टोरी बेस्ड बनाएं और उसको समझने की कोशिश करें, रटना नहीं है आपको, ठीक है। आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 बोलता है कि प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अब आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको डिटेन किया जा रहा है तो आपको क्या प्रोटेक्शन मिलेंगी। तो इसमें देखो क्या 3 प्रोटेक्शन होती है मेरे भाई। अब 3 प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब ना अरेस्ट किया जा रहा है तो उस पर्सन को यह बोला जाएगा कि ग्राउंड बताया जाएगा कि आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। भाई आपने ये ऑफेंस किया है इसलिए हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, तो आपको ग्राउंड बताया जाएगा। उसके बाद में जब आपको ग्राउंड बता दिया जाएगा, तो जब ग्राउंड बता दिया गया, आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो अब आपको ये बोला जाएगा कि आप अपने लॉयर को फोन वोन कर सकते हो, लॉयर से बातचीत कर सकते हो, और विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में, है ना, विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा, ठीक है, बिफोर द प्रेजेंट टू द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा आपको। और ये आर्टिकल 22 चल रहा है, और आर्टिकल 22 के अंदर तीसरा पार्ट क्या बोलता है इसका तीसरा पार्ट बोलते हैं, अगर कोर्ट ने, फॉर एग्जाम्पल देखो ये सारी चीजें हो गई, आप कोर्ट में चले गए, आपको ग्राउंड बता दिए, सारी चीजें हो गई। अब कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपको 10/1/2026 को रिलीज कर देंगे, तो इसके बियॉन्ड कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, मतलब 11 तारीख भी नहीं होगी भाई, 10 तारीख को आपको रिलीज कर देंगे। तो ये इसका तीसरा पार्ट बोलता है। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपको ग्राउंड बताया जाएगा कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद में विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा, और जो उसने पनिशमेंट, इंप्रिजनमेंट आपको फॉर एग्जांपल 1 मंथ की दी है, तो 1 मंथ ही रहेगी आपकी, ऐसा नहीं है कि उसको 5-7 दिन डिले कर देंगे, ऐसे ही आपको ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि ना अब ये बोला गया कि 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा, ठीक है। अब एक बात सुने ध्यान से, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। मिसयूज कैसे होता है? कोई पर्सन है, अब ना उसको अरेस्ट कर लिया फ्राइडे की इवनिंग को, फॉर एग्जाम्पल 7 PM 6 PM, उसको क्या कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। अब आपको पता है कि सैटरडे संडे कोर्ट ऑफ हो गया, ठीक है। अब 24 आवर्स का तो भाई फंडा है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर 24 आवर्स लिखा है कि जज को बुलाओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मंडे ट्रायल होगा आपका, और मंडे ट्रायल, और अगर देखो फॉर एग्जांपल मंडे भी कोर्ट ऑफ हो गया या विंटर वैकेशन चल गया, कुछ भी चल गया, और अगर जज नहीं बैठ रहा है, जज की सीटिंग, तो फिर आप
जेल में रहोगे। ठीक है, तो इसका मिसयूज इस तरीके से होता है, तो वो समझ जाएं कि आप इसका मिसयूज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, और इससे बचने के लिए आपको पता है सभी लोगों को, मैं बता देता हूं आपको, है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, थोड़ा जरूरी भी है। एक बेल होती है, डेट इज द एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत, मतलब कि अरेस्ट करने से पहले आपने एंटीसिपेटरी ले ली, फिर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता वो। ठीक है, एंटीसिपेटरी दिखा दो कि मैंने तो एंटीसिपेटरी ले रखी है। तो ये आपका आर्टिकल 22 था। अब आर्टिकल 23 एंड 24 जो है उसमें लिखा हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको। ठीक है, अब आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर। देखो, किसी भी पर्सन को फोर्सफुली काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, जो पहले कराया जाता था कि भाई आपके पापा ने लोन लिया था और अब वो उसके घर में काम कर रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसे फोर्सफुली आपको काम नहीं कराया जाएगा। दूसरी बात, किसी भी पर्सन की ट्रैफिकिंग नहीं होगी। ट्रैफिकिंग का मतलब है कि उसको किडनैप किया या बेच दिया और उसके ऑर्गन्स बेच दिए, तो ये एक अपराध है, ऑफेंस है। ठीक है, रोका हुआ है इसको आर्टिकल 23 के अंदर। यहां तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी इन एजार्डस प्लेसेस पे, फैक्ट्रीज में हो गया, माइंस में हो गया, इनको यहाँ पे जॉब करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। ठीक है, दैट इज द आर्टिकल 24। जहां तक मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूं, पर एक बात मैं ये भी बोल रहा हूं कि किसी ने ये हैबिट डाल रखी है, वो इंक्लाइंड हो रखा है कि 5-8 बार रिपीट होगा तब समझ में आएगा, तो मेरे भाई मैं 10वीं बार रिपीट कर रहा हूं। आप ही सोच लो मैं 10वीं बार रिपीट कर रहा हूं, अपने माइंड को बोलो कि 10वीं बार रिपीट हो रहा है, और समझ लो इसको। और दीवार से ना मतलब सिर हटा के अच्छे तरीके से टेबल पे बैठ के पढ़ो। अब पड़ोसी के घर में चले जाओगे आप, है ना, तो अच्छे से टेबल पे पढ़ें और कॉपी पेन निकाल के पढ़ते रहें। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 25 टू 28, आर्टिकल 25 टू 28। अब 25 टू 28 आपको आजादी देता है, रिलीजन के बारे में बोलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब आप एक बात समझें, आर्टिकल 25 जो बोलता है, इसमें देखो ये वर्ड कंसाइंस, फ्री, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट, इसका मतलब है कि आप अपने रिलीजन का पालन कर सकते हो, फैला सकते हो, जो भी आपके रिलीजन में प्रैक्टिस है उसको फॉलो कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। पर मेरे भाई एक बात सुनना, आप किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट ना करें। मतलब कि मैं आपको पहले बोलता आया था कि सबके एक्सेप्शन है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 17 को छोड़ के इवन आर्टिकल 21 भी नहीं है एब्सोल्यूट। आपको बता दिया था मिलिट्री का एग्जांपल देके, आपको बता दिया पुलिस का एग्जांपल देके। ठीक है, तो आप वो काम कर सकते हो, अपने रिलीजन को फैलाओ। देखो, अब अपने रिलीजन को फैलाओ, और ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कोई पर्सन मिला, वो गरीब है, आपने उसको टेम्पटेशन दिया, लालच दिया उसको और बोला कि मेरे रिलीजन में आ जा, तो भाई ये गलत है, ये वॉयलेशन हो जाएगा, ये आर्टिकल 25 में नहीं है। फिर आप गलत कर रहे हो, फिर आप अरेस्ट हो सकते हो। ठीक है, अब एक आर्टिकल 26 है, आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो। मतलब कि आपके रिलीजन में जो भी चीजें बोली हुई हैं कि भाई शिवरात्रि है, ईद है, क्रिसमस है, मतलब कि जो भी बोला हुआ है आप प्रोफेस करो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि आपका रिलीजन है हिंदू रिलीजन, तो उसमें एक कस्टम था सती मैरिज का, मतलब कि ना किसी फीमेल कि हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो उसको भी सती होना पड़ता था। सती का मतलब होता है क्रिमेट होना पड़ता था, जलना पड़ता था उसके साथ। तो वो खराब प्रैक्टिस है, तो उस प्रैक्टिस को रोक सकता है अगर वो किसी की लाइफ ले रहा है तो। ठीक है, तो मैं आपको बार बार ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो राइट टू मैनेज, आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर किसी की लाइफ ले रहे हो, आप कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो फिर वो रोका जाएगा। ठीक, वो डिनाई किया जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 बोलता है कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। मतलब कि आपको ऐसा नहीं करना कि पैसा दे रहे हो आप किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी रिलीजन में कन्वर्ट हुए नहीं हुए, फॉर एग्जांपल, तो आप हुए नहीं हुए, आपको पैसा नहीं देना है। भाई आपका हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी रिलीजन है, आपको किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए पैसा नहीं देना। ठीक है, और गवर्नमेंट भी आपको पता है, गवर्नमेंट, अगर आप एक बात समझे ध्यान से, मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। अगर गवर्नमेंट है और दिवाली आ रही है तो गवर्नमेंट कुछ भी काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को लेके बायस हो जाएगी। गवर्नमेंट बायस नहीं होगी। ईद आएगी, जो भी क्रिसमस आएगा, तो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप उस चीज के लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना करें कि मेजोरिटी है तो गवर्नमेंट उसके बारे में सोचेगी। गवर्नमेंट सभी के बारे में सोचेगी। हमारा कंट्री है सेकुलर इन नेचर, आपको पता है सेकुलर का मतलब कि हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है,
धर्मनिरपेक्ष हैं और हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम सभी की रिस्पेक्ट करते हैं भाई, सब आराम से रहो, ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करो, ठीक है। अब आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 में बोला हुआ है कि स्कूल कॉलेज जो ऐसे होते हैं जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक है। अब जैसे कि ना काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे कि आपने सुना होगा सेंट स्टीफन के बारे में, ठीक है। तो ऐसे जो भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं, है ना, स्कूल्स हैं जो किसी रिलीजन ने सेटअप किए हैं, ठीक है, जो किसी रिलीजन के बेस पे सेटअप किए हैं, तो वो अपनी वर्शिप वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। जहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब आर्टिकल 28 तक क्लियर हो गया, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था। इसका रिकैप मैं आपको दोबारा देता हूं। इसमें बोला हुआ है कि आपको आजादी है कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है इनर फ्रीडम, ठीक है। आपने जो भी सोचा, फिर उस इनर फ्रीडम से आपने जो भी सोचा, तो आप टर्बन पहन रहे हो, टीका लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, आप उसको प्रोफेस कर रहे हो, प्रैक्टिस करने लग गए, पालन करना, फैलाना, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, आपको आज़ादी है, बट आप किसी को हार्म ना करें। मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करो, बट आपको मैंने बोला कि अगर आपके रिलीजन में कोई ऐसा खराब प्रैक्टिस है जो परेशान कर रहा है किसी भी सेक्स, कास्ट, किसी भी कम्युनिटी को, तो उसको रोका जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 27 पेमेंट के बारे में बोलता है कि आपको कोई पेमेंट, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, है ना, करने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के बारे में बोला हुआ है। उसके बाद में आर्टिकल 29 और 30 पे आते हैं। आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज के लिए हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए है ये आर्टिकल, ठीक है। अब आर्टिकल 29 और 30 में देखते हैं आगे माइनॉरिटीज के लिए। तो पहला 29 लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आपकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर अलग है, प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट का मतलब कि आपकी कोई लैंग्वेज है वो डिफरेंट है सबसे, मेजोरिटी से, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 29 होगा। आपका कल्चर अलग है, आपकी स्क्रिप्ट अलग है, ठीक है, आप जो भी लिखते हो वो अलग है, वो आपकी स्क्रिप्ट अलग है, सब लोग फॉलो नहीं करते, तो वो आपको आर्टिकल 29 के अंदर मिलेगा। उसके बाद में आपका आर्टिकल 30 आता है। आर्टिकल 30 बोलता है कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज कर सकते हो, स्थापित कर सकते हो, जिसमें आप जैसे कोई पर्टिकुलर रिलीजन उसके बारे में बात कर सकता है, जैसे कि क्रिश्चियन लोग अपना सेटअप कर सकते हैं, हिंदू लोग ने अपना सेटअप कर लिया, मुस्लिम लोग अपना सेटअप, मतलब कि कोई भी XYZ जो भी रिलीजन होगा वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल 30 बोलता है। बट कौन सेटअप, देखो यहाँ पे कौन सेटअप बोला हुआ है, माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज का मतलब ये समझें कि आप जिस भी कंट्री में माइनॉरिटी के अंदर हैं वो, यहाँ पे अब ये मत बोलना कि सर जो मेजोरिटी में है वो बोल रहा है कि ना अब मैं इसको एडमिशन नहीं दूंगा, ये माइनॉरिटीज की सेफगार्ड्स के लिए है, ठीक है। जहां तक मेरी बात समझ में आ गई, हमने आर्टिकल 20 से स्टार्ट किया है। आर्टिकल 20 में हमने क्या देखा? आर्टिकल 20 में देखा कि आप अगर कन्विक्ट होते हो कुछ ऑफेंस में तो आपको 3 सेफगार्ड्स दिए गए हैं। क्लोज 1, 2, 3 देखा हमने। एक्स पोस्ट फैक्टो लो, पनिशमेंट जो है वो मिलेगी, ठीक है। 20 क्लोज 2, एक पनिशमेंट के लिए आपको 2 बार, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक ऑफेंस के लिए, एक अपराध के लिए आपको 2 बार कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। और तीसरा, अगर कोई एविडेंस नहीं है तो फिर आपको ऐसा नहीं किया जाएगा कि फोर्सफुली आपको बोला जाएगा कि भाई तू एक्सेप्ट कर, तू नहीं मारा है इसको, कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। हाँ है ना, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 31 कमेंट करके बताएंगे कि आर्टिकल 31 क्या था, कब डिलीट हुआ और अमेंडमेंट, ठीक है। अब आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है अपने आप में। अब आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, आपको रेमेडी देता है ये। अब आर्टिकल 32 ये बोलता है, इसको पहले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में बोल देता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा बोला गया है, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको? आर्टिकल 32 को, ठीक है। अब आर्टिकल 32 में ये है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट, एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि 24 हो गया, मैं रैंडमली 21 हो गया, 19 हो गया, मैंने कोई भी आर्टिकल लिखा, अगर आपका कोई भी आर्टिकल वोलेट होता है, हनन होता है उसका, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। पर किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में। देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर कोई भी आपके आर्टिकल्स, कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वोलेट होते हैं तो आप कहाँ जाओगे? तो
सुप्रीम कोर्ट जाओगे। बट अब हमें आर्टिकल तो पता होना चाहिए, तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में। अब आर्टिकल 32 यहाँ खत्म नहीं होता है, आर्टिकल 32 यहाँ खत्म नहीं होता है। आर्टिकल 32 में 5 रिट्स और आती हैं, ठीक है। अब इन रिट्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आज हम रिट्स के बारे में देखेंगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन और बोल देता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन ये बोल देता हूं मैं आपको कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, बोला हुआ है कि फंडामेंटल राइट का वोलेशन हुआ और आप कहां चले गए? आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब एक सोच है ना, एक क्वेश्चन मैं आपके माइंड में डालना चाहता हूं, और फिर आप शायद आए क्वेश्चन, फिर मैं उसका आंसर मैं ही कर दूंगा। जैसे कि ना, आप रहते हो तमिलनाडु के एरिया में, ठीक है, या केरला साउदर्न मोस्ट पॉइंट, या आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो। अब उन लोगों के लिए तो भाई दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है, उन लोगों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है। अब उनका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गया, और वो पर्सन ना वीक बैकग्राउंड का है। वीक बैकग्राउंड मतलब पैसा नहीं है, डेली वेजेस वर्कर है, तो भाई अब वो क्या करेगा? मतलब ट्रेन पकड़ेगा, किराया लेके आएगा, फिर वहां पे जाएगा, प्रूव करेगा कि सर मेरा वायलेट हो गया। तो उसके लिए क्या हुआ? एक सेफ गार्ड दिया हुआ है, मैं अभी आपको बोल देता हूं, डेट इज आर्टिकल 226, आर्टिकल 226, ठीक है। आर्टिकल 226 क्या बोलता है? जैसे कि आर्टिकल 32 में अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वोलेशन होगा तो आप कहां चले जाओगे? आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। तो उसी तरीके से अगर आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है और आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कोई भी सर्कमस्टांस क्रिएट हो गए, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। अंडर आर्टिकल 226 में अगर आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है तो हाई कोर्ट भी सुन सकता है, बट आर्टिकल अलग है, ठीक है। आर्टिकल क्या है? अलग है। जहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, जहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, आपने अच्छे तरीके से आर्टिकल्स को समझ लिया है, अभी रिट्स हमारी बची हुई हैं। बट अभी हम क्या करते हैं कि ना, रिट्स के बारे में हम क्या कर लेंगे कि आपके इससे जो भी डाउट आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे, उन डाउट्स को सोल्व कर देंगे। और जो रिट्स का 10, 12, 15 मिनट का जो भी टॉपिक बचा हुआ है, क्योंकि रिट्स में ना मैं नहीं चाहता कि मैं भाग दौड़ करके जल्दी से कंक्लूड करा दूं। मैं चाहता हूं कि रिट्स को आपको केस बेसिस पे समझाऊं, जैसे कि विशाखा केस है ना, हैबीज कॉर्पस के केसेस को, मतलब कि इनको डिटेल्ड समझा दूं मैं आपको, ठीक है। और जब वो समझाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके ये डाउट आए थे, तो मैं आपको बता दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे इस फंडामेंटल राइट के टॉपिक से। तो अभी के लिए आपका क्या काम है? आपको अपने पार्ट 1, जिसने नहीं देखा है वो अपना पार्ट 1 देख लो, ठीक है। पार्ट 2 हो ही चुका है, जो समझ में ना आए उसको रिपीट कर लो, ठीक है। और अगर रिपीट करने पे भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे। और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, तो आप अपना इस टॉपिक को रिवाइज करें, ठीक है, आर्टिकल्स को याद कर लें, और इसको रटे ना, इसको कहानी से, स्टोरी से समझें, जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि अगला टॉपिक किस पॉलिटी के किस टॉपिक पे लेके आया जाए, ठीक है। और आपका कोई भी डाउट होगा वो बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। और अभी के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।